हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। उसमें हमने यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट आउट कर ली थी। आज हमारी यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट होने वाली है, जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट रहने वाला है। और एमजीएससी यूनिवर्सिटी के लिए तो पर्टिकुलर रूप से है, पर जिस भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रीवियस 8 लेक्चर्स हो चुके हैं इसके पहले, तो आप उनको भी देख लें, जिससे कि यूनिट फर्स्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। उसमें सारे टॉपिक कवर किए गए हैं विद न्यूमेरिकल्स, जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बहुत बार रिपीट होते हैं सेम क्वेश्चन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर है, या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, या फिर कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये सारे मेन टॉपिक्स होते हैं जो आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। और आज हम पार्ट नंबर फर्स्ट यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिनकॉन्स्की स्पेस या फिर स्पेस टाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग लगा लेना 4 डायमेंशनल, हेडिंग डालना 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम या मिनकॉन्स्की स्पेस, मिनकॉन्स्की स्पेस। देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको समझ लो, फिर इसके बारे में हम लिखेंगे। तो 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम या मिनकॉन्स्की स्पेस होता क्या है। तो देखो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी हमने पार्टिकल हो, उसको डिफाइन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं? 3 कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होते हैं। तो हमने पहले जो पढ़ा है उसका रिकैप देख लेते हैं, जिससे कि हमको ये पता हो कि किसी भी पार्टिकल की सिचुएशन को कैसे दिखाते हैं, कौन कौन से कोऑर्डिनेट लेते हैं, टाइम का कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं। तो देखो हमारे पास में सबसे पहले क्या होते हैं, 2 फ्रेम होते हैं। एक तो फ्रेम होता है अपने पास में एस फ्रेम, ठीक है। एक फ्रेम होता है एस टेस्ट फ्रेम। आपको पता है 2 फ्रेम है। एस फ्रेम के लिए जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। इसका ऑब्जर्वर लेते हैं तो क्या आता है, ओ ऑब्जर्वर आता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। इसके ऑब्जर्वर की बात करें तो ऑब्जर्वर क्या आता है, इसका ओ डैश आता है। ये बात क्लियर है कि एक एस फ्रेम हो गया, एक एस डैश फ्रेम हो गया, ठीक है। दोनों के ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश आ गए। अब सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है पी, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे दिखाएंगे, तो अपने पास में 3 कोऑर्डिनेट तो एक्स, वाई और जेड हो गए, इनके पोजीशन के कोऑर्डिनेट हो गए। और फोर्थ जो कोऑर्डिनेट होता है वो किसी भी इवेंट के हैपन होने का जो टाइम होता है उस कोऑर्डिनेट को हम लेते हैं। तो इसमें जो फोर्थ कोऑर्डिनेट आता है वो किसका आता है, टाइम स्केल का आता है। जो प्रीवियस अपने जो फर्स्ट यूनिट पढ़ी हुई है उसमें सबसे अच्छे से समझा था कि टाइम स्केल क्या होती है, टाइम स्केल लेते कैसे हैं, कौन से फ्रेम में कौन सी ली जाती है, ये सब क्लियर कर चुके थे। तो यहाँ पर पी पार्टिकल जो है इसके कोऑर्डिनेट ले तो कैसे लेंगे, अगर इसकी पोजीशन बतानी हो तो एक तो एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ये तो इनके क्या हो गया, पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट हो गए इनकी सिचुएशन के, पोजीशन के। और जो टाइम का कोऑर्डिनेट आता है वो क्या आता है, अपने पास में टी आता है। तो किसी भी पार्टिकल की सिचुएशन को दिखाने के लिए 3 कोऑर्डिनेट तो ये हो गए, एक्स, वाई और जेड। और एक कौन सा हो जाएगा, कोई भी इवेंट के हैपन होने का जो टाइम होता है उसको क्या कह देते हैं, टी कह देते हैं। इसका मतलब पी पार्टिकल अगर एस फ्रेम में है तो उसकी पोजीशन को एक्स, वाई, जेड और टी से डिनोट करते हैं। इसके बाद में एस डैश फ्रेम की बात करें, अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल पी हो और इसके कोऑर्डिनेट दिखाने हो तो अपने पास में 3 एक्सेस आ जाए, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, तीनों आ जाएंगे। और टाइम की बात करें तो यहाँ पर जो टाइम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अपने पास में टी डैश आ जाएगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे वो क्या हो जाएगा, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, ठीक है। तो इतना बेसिक था जो अपन को इसमें लिखना भी है कि 4 डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया कि 3 तो कोऑर्डिनेट ये वाले आ गए, चौथा कोऑर्डिनेट जो है, फोर्थ कोऑर्डिनेट वो किसका आ गया, स्पेस टाइम का आ गया, जिसको टी से नोट कर दिया, ठीक है। इसी स्पेस को हम क्या कह देते हैं, मिनकॉन्स्की स्पेस कह देते हैं। इसके आगे हम स्पेस लाइक इंटरवल को डिफाइन करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन सी मैट्रिक्स सिचुएशन बनेंगी। हमारे पास में 2 मैट्रिक्स फॉर्म आएंगी, S12 स्क्वायर आएगा, एक DS स्क्वायर वाला आएगा। ये दोनों की दोनों जो इनकी वैल्यू जो आएंगी वो आएंगी एक्स, वाई, जेड और टी, और एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश में। इन दोनों कोऑर्डिनेट में इनकी वैल्यू आएंगी। और ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर क्या होते हैं, इनवेरिएंट होते हैं। तो ये 2 मैट्रिक्स आएंगे, उसी को लेकर के हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखना
लिखना इन एनी इनर्शियल फ्रेम, in any inertial frames in any inertial frame an event is characterized by 4 रियल नंबर्स। 4 रियल नंबर्स कौन से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए? एक्स, वाई, जेड और टी। इसके आगे लिखना देयर 3 coordinates x, y, z ऑफ द पोजीशन, जो 3 कोऑर्डिनेट है वो किसके हैं? पोजीशन के हैं, ठीक है। इसके आगे एट विच द इवेंट हैपन एंड फोर्थ is time of its happening। ठीक है, तो 3 कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे तो किसके हैं? पोजीशन के, एक्स, वाई, जेड। और 4th कोऑर्डिनेट जो टी आएगा वो किसका हो जाएगा? टाइम का हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। इसके आगे लिखना द सेट ऑफ all the events is called the space-time। The set of all ordered 4 ट्रिपल रियल नंबर कौन कौन से 4 ट्रिपल रियल नंबर? एक्स, वाई, जेड, टी is a 4-dimensional space in Newtonian theory। Two events x, y, z, t, ठीक है। 2 इवेंट अलग अलग लेने, इसलिए इसको किससे डिनोट कर दे? x1 से, y1 से, z1 से और t1 से, ठीक है। एंड दूसरा कौन सा ले ले? x2, y2, z2 और t2, ठीक है। आर एसोसिएट्स with 2 separate invariant। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दैट सेट ऑफ ऑल इवेंट्स इज कॉल्ड द स्पेस टाइम। तो जो हमारा सेट है सारे इवेंट्स का वो स्पेस टाइम कहलाता है। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड 4 ट्रिपल रियल नंबर एक्स, वाई, जेड, टी इज ए 4-डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, इन न्यूटोनियन थ्योरी 2 इवेंट्स x1, y1, z1, t1 एंड x2, y2, z2, t2 आर एसोसिएट विद 2 सेपरेट इनवेरिएंट। तो हमारी अगर 2 हमारे पास में क्या हो, कोऑर्डिनेट्स हो या 2 इवेंट्स बोल सकते हैं, एक तो x1 हो, y1 हो, z1 हो, t1 हो, दूसरा x2, y2, z2, t2 हो।
ठीक है। अगर दोनों अलग अलग ले लें हम कोई इवेंट्स न्यूटोनियन थ्योरी में, तो इनके लिए जो मैट्रिक्स आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, तो इस मैट्रिक्स को लिखना किस फॉर्म में आएगी, S12 स्क्वायर। ds स्क्वायर वाली दूसरे टर्म में पढ़ेंगे, पहले S12 स्क्वायर वाली पढ़ेंगे। तो S12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिखना c स्क्वायर t1 माइनस t2 स्क्वायर माइनस x1 माइनस x2 स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 स्क्वायर। ठीक है, ये मैट्रिक्स को हमें इस फॉर्म को याद करके रखना है कि अगर न्यूटोनियन थ्योरी में हमारे टू इवेंट्स अलग अलग दिए हुए हों तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो किस फॉर्म में आएगी। तो हमारी मैट्रिक्स आएगी S12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, दोनों टाइम जो होते हैं उनका डिफरेंस का स्क्वायर, दोनों x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, फिर y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। इस फॉर्म में हमारी क्या आ जाती है, मैट्रिक्स आ जाती है। इसके बाद में लिखना आगे विच इज इनवेरिएंट, which is invariant under Lorentz transformation. Between the two close events x, y, z, t and x plus dx, y plus dy and z plus dz, और साथ में टाइम वाला भी लिख लेना t plus dt। The invariant interval ds square is given by, देखो क्या कह रहे हैं, जब हमारे पास में कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 t1 और x2 y2 z2 t2 थे तो हमारी जो मैट्रिक आई थी वो इस फॉर्म में आई थी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये इन्वेरिएंट होता है किसके अंडर, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, तो ये आपकी इन्वेरिएंट होती है। अभी एक और मैट्रिक्स लिखने वाले हैं ds स्क्वायर, वो भी क्या होती है, आपकी इन्वेरिएंट होती है। अब सपोज कर लो कि हमारे पास में दो कोऑर्डिनेट क्या है, दो क्लोज इवेंट x y z t और x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड और t प्लस डी टी हो। अगर ये हमारे पास में दो क्लोज इवेंट है और ये भी क्या है, इन्वेरिएंट है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारे पास में जो मैट्रिक्स आएगी ds स्क्वायर वो किस फॉर्म में आएगी, तो लिखना ds स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर dt स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर माइनस dz स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब इसके आगे लिखना इसके आगे लिखना द स्पेस टाइम ऑफ ए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज कंप्लीटली determined by the line element or metric ds square. We
we call this space time is Minkowski space. Minkowski space. अब क्या कह रहा है देखो, द स्पेस टाइम ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस टाइम का मतलब एक्स वाई जेड टी, ठीक है, इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय द लाइन एलिमेंट। तो वो सारे के सारे जो स्पेस टाइम है, जो भी इवेंट का जो भी अपना सेट है वो क्या है, स्पेस टाइम है। और उस स्पेस टाइम को अगर हमें डिटरमाइन करना हो तो किससे करेंगे, लाइन एलिमेंट से करेंगे या फिर मैट्रिक डीएस स्क्वायर से फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें कोई भी फैक्टर फाइंड आउट करना होगा तो हम किस लाइन एलिमेंट को लेंगे, डीएस स्क्वायर को लेंगे। वी कॉल दिस स्पेस टाइम इज मिनकॉन्स्की स्पेस। और इस तरीके का जो स्पेस टाइम बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मिनकॉन्स्की स्पेस कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे तो हेडिंग लगाना नेक्स्ट हेडिंग डालना टाइम लाइक एंड स्पेस लाइक इंटरवल्स। टाइम लाइक एंड स्पेस लाइक इंटरवल्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास में लाइन एलिमेंट आएगा S12 स्क्वायर वाला, ठीक है। अब उसकी वैल्यू को लेंगे तो हमारे पास में तीन अलग अलग कंडीशन बनेगी। एक ग्रेटर देन 0 हो जब S12 स्क्वायर, तो देखो सबसे पहले तो लाइन एलिमेंट क्या हो गया, S12 स्क्वायर। एक बार लिखना मत, समझ लो, फिर इसके बाद में लिखेंगे। तो S12 स्क्वायर ये क्या अपना मैट्रिक है या लाइन एलिमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो जो अपना जो इंटरवल बनेगा या अपना जो स्पेस बनेगा वो टाइम लाइक इंटरवल बनेगा, ठीक है। अब सपोज कर लो कि S12 स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। अगर वो 0 के इक्वल आ जाती है तो वो लाइट लाइक बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो जब S12 स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो ये क्या बन जाएगा, टाइम लाइक बन जाएगा, ठीक है। जब S12 स्क्वायर की वैल्यू 0 के इक्वल आएगा तो क्या बन जाएगा, लाइट लाइक बन जाएगा, ठीक है। और एक S12 स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 तो ये क्या बन जाएगा, स्पेस लाइक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्पेस लाइक, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन लेकर के हम इसको अलग अलग सॉल्व आउट करेंगे, फिर उसके रिजल्ट को क्या करेंगे, जो भी हमें क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा, उसके रिजल्ट को उससे क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या लेंगे, एक मैट्रिक लेंगे, उस मैट्रिक में तीन अलग अलग कंडीशन बन जाएंगी, ग्रेटर देन 0, इक्वल 0, लेस देन 0, तो टाइम लाइक, लाइट लाइक और स्पेस लाइक, ठीक है। और उसके बेस पे हम क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखना वी नो दैट क्या आती है अपने पास में मैट्रिक, S12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिखना C स्क्वायर। जब ये वाली मैट्रिक्स लेंगे इसका मतलब कौन सा आ जाएगा, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर माइनस X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर, Y माइनस Y1 का होल स्क्वायर, फिर Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, वो वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। तो लिखना इसमें क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर माइनस X कोऑर्डिनेट क्या आएगा, X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर। Y वाला लेंगे तो Y वाला क्या आ जाएगा, माइनस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी क्या है, मैट्रिक्स है। अब तीन कंडीशंस बन जाएंगी जो अभी आपको मैंने बताई थी। लिखना उसमें देन फर्स्ट लिखना S12 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, then the system is called time like intervals, ठीक है। सेकंड लिखना इसमें अगर S12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो then the system is called light like intervals,
ठीक है। इसके बाद में थर्ड लिखना S12 स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। देन द सिस्टम इज कॉल्ड, कौन सा बन जाएगा, टाइम लाइक, लाइट लाइक, फिर स्पेस लाइक। तो स्पेस लाइक इंटरवल्स, यहां तक आ गया। इसके बाद में लिखना वी शैल प्रूव द फॉलोइंग। क्या आएगा, अब हम क्या क्या कंडीशंस लेंगे और उसको तीनों को प्रूव करेंगे। तो एक तो आएगी अपनी टाइम लाइक के लिए, एक आएगी लाइट लाइक के लिए, और एक आएगी अपनी स्पेस लाइक के लिए। तीनों में ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे और ये वाली मैट्रिक्स का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रूव करना है वो लिख लो। फर्स्ट में हमें सबसे पहले प्रूव क्या करना है, इफ टू इवेंट्स आर connected by a time like interval, there exists a frame in which they happen at the same point. At the same point, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, इफ़ टू इवेंट्स आर कनेक्टेड बाई ए टाइम लाइक इंटरवल। अब आपके सामने जैसे ही टाइम लाइक लेना तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मैट्रिक्स कौन सी, ये वाली। और इसमें हमें क्या पुट करना है, S12 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, अपना टाइम लाइक इंटरवल हो गया। देयर एग्जिस्ट ए फ्रेम इन विच दे हैपन एट द सेम पॉइंट, ठीक है। अब दो पॉइंट्स लेंगे, उस पर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स लेंगे, वो एक सेम पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, हैपन हो रहे हैं। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास में दो कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे, ठीक है। एक फ्रेम S का आएगा, एक S डैश का आएगा, उस तरीके से लेंगे, ठीक है। तो पहला जो कोऑर्डिनेट आएगा वो तो आएगा 0 0 0 0, ओरिजिन वाला आ जाएगा, ठीक है। अगर बात करें S फ्रेम की, तो फ्रेम S में जो कोऑर्डिनेट लेंगे वो लेंगे X का और T का, ठीक है। और Y और Z वाले जो होंगे ना वो कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, और उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक। फिर कंडीशन लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तो इसमें लिखना सबसे पहले है प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, we take two events as कोऑर्डिनेट लेने हैं। क्या क्या लेंगे, एक तो आपको बताया ऑब्जर्वर वाला 0 0 0, और एक x और t का, y और z 0, तो x 0 0 0 t, ये वैल्यू आ गया। देन पहले वाले में तो 0 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दूसरे वाले कोऑर्डिनेट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट है और t का कोऑर्डिनेट है, y और z का क्या है, 0 है। इसका मतलब y और z वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो हमारी जो S12 स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, S12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर t स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस फॉर्म में आ जाएगी ना, कि हमारे पास में टाइम कोऑर्डिनेट तो क्या आ गया, t, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, एक्स आ गया, ये दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो गए। इसका मतलब सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ टाइम लाइक के लिए क्या होता है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो लिखना है इसमें फॉर टाइम लाइक क्या हो जाएगा, S12 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसके आगे लिखेंगे
इसके आगे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या आएगा, सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वाला इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो क्या लिख सकते हैं इसको, ये हटाएंगे स्क्वायर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोड, इसका मतलब सी की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स अपॉन टी, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स अपॉन टी इज लेस देन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब इसके आगे लिखना, लेट दिस इवेंट्स, ये तो समझ में आ गया ना, इसको सॉल्व आउट कर लिया ग्रेटर देन लेकर के। ठीक है, तो ये एक्स अपॉन टी के जो मोड है वो क्या आ जाएगा, लेस देन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। लेट दिस इवेंट्स इन फ्रेम एस डैश, ये तो सिस्टम एस की बात कर रहा था, अब फ्रेम कौन सा आ जाएगा, एस डैश, इन फ्रेम एस डैश। ठीक है, इज गिवन बाई, अब केयर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, एक तो 0 0 0 0, एक जो आएगा वो क्या था, x 0 0 t था, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास डैश वाले एलिमेंट आ जाएंगे क्योंकि फ्रेम कौन सा है, एस डैश, तो क्या आ जाएगा, x डैश 0 0 t डैश। इसके आगे लिखना, देन S12 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, फ्रेम एस था तो S12 स्क्वायर आ गया, फ्रेम एस डैश की बात करेगा तो S12 डैश स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो y और z की वैल्यू तो 0 हो गई, x और t की वैल्यू हमारे पास में, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर माइनस एक्स डैश स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब देखो इसके आगे लिखना, अब इसके आगे लिखना, बाई S12 स्क्वायर की पावर 2 और सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर माइनस एक्स डैश स्क्वायर, कौन सा चल रहा है, टाइम लाइक वाला चल रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। बाई टाइम लाइक इंटरवल, टाइम लाइक के लिए क्या होता है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो S12 डैश स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये वैल्यू भी किससे ग्रेटर देन आएगी, 0 से, तो सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर माइनस एक्स डैश स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखो आगे लिखना, बाई लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स डैश की वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। टी डैश की वैल्यू अभी बाद में लेंगे, पहले लेंगे इसकी वैल्यू। अब बताओ यहाँ से टी कॉमन निकाल लें, तो टी कॉमन निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन टी माइनस वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी, ये वैल्यू आ गई टी कॉमन निकालने पे। अब क्या पुट कर दें, v की जगह x अपॉन टी पुट कर दें, तो हम ये देखेंगे कि x डैश की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो लिखना, लेट पुट v इक्वल्स टू x अपॉन टी, देन वी हैव, अब आप बताओ v की वैल्यू जब x अपॉन टी पुट करी, इसका मतलब x अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन टी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। 0 होते ही x डैश की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 को मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब x डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो लिख दो x डैश इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब बताओ x डैश की वैल्यू तो 0 आ गई, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं ना x डैश की वैल्यू 0। तो अब इसके आगे लिखना, इसके आगे क्या पुट कर देंगे, अब इसको कोई इक्वेशन कह दो, जैसे कि इक्वेशन 1 ही मान लो इसको। ठीक है, तो S12 डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर माइनस एक्स डैश स्क्वायर, ये वैल्यू थी। एक्स डैश की वैल्यू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से फाइंड आउट करी तो वैल्यू क्या आ गई अपनी, 0 आ गई। इसका मतलब एक्स डैश की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, 0। तो S12 डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इसके आगे लिखना, then t
डैश स्क्वायर, यहाँ से टी डैश स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी S12 डैश स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ठीक है, टी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा S12 डैश अपॉन में क्या आ जाएगा C आ जाएगा। और ये जो हमारा फैक्टर आ गया ये फ्रेम S डैश में कौन सा आ गया, टाइम T डैश का आ गया। ठीक है, तो यहाँ से S डैश की वैल्यू 0 पुट करते ये वैल्यू आ गई, यहाँ से T डैश स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करी तो S1 डैश स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया C स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब बताओ यहाँ से स्क्वायर हटाया तो S12 डैश आ गया अपॉन में क्या आ गया C आ गया। ये जो फैक्टर जो आया है वो फ्रेम S डैश में आया है और किसके लिए आया है, टाइम T डैश के लिए आया। तो आज हमने ये पढ़ा, ये किसके लिए था, टाइम लैग के लिए था। अब सेम किसके लिए पढ़ेंगे, स्पेस लैग के लिए, और ये कौन सा रह जाएगा अपना तीसरा, लाइट लैग के लिए। ये जो दो आगे के रह गए वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मिन काउंट्स की स्पेस और जो अपना टाइम लैग इंटरवल है वो उसको कंप्लीट आउट अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे और एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।